तो भाई लोग, वायरएफ बिकनी यूनिवर्स आ गया है अपनी नई बिकनीज की कलेक्शन लेके। तो कौन कौन से कलर में मिलेगी और कितनी डिजाइन और वैरायटीज हमको बिकनीज की देखने को मिलेगी इस वायरएफ बिकनी यूनिवर्स में, उसकी बात तो आगे करेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मस्त कहानी सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी बिना किसी ट्विस्ट के है और कोई लॉजिक भी नहीं है इस कहानी में। तो इसलिए ये कंपलसरी है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तो कहानी शुरू होती है 1999 में। जो कारगिल वॉर हुआ था ना, उस वॉर के एक दिन बाद जब हमारे जवान उस वॉर में शहीद हो गए थे, उनकी जो वो बॉडी को तिरंगे में रखते हैं ना, वैसे रखा हुआ है। और एक घायल सिपाही जो उस वॉर में बच गया, वो रोते हुए उधर देख रहा है। उसका नाम क्या है? कर्नल मान लो, नाम छोड़ो, नाम में क्या रखा है। अब वहां पर एक जख्मी सोल्जर आता है और वो पहले वाले के बाजू में खड़े होकर ढेर सारी बातें करता है, कुछ तो बदले वगैरह की, और एक लिफाफा देता है और बताता है कि ये सीक्रेट प्रोग्राम हमको चलाना है, तुम साथ दो मेरा। तो वो पहला सोल्जर मान जाता है। फिर कुछ महीने बाद का शॉट आता है या साल भर के बाद का शॉट है, पता नहीं। और एक ग्रीन स्क्रीन से बना हुआ एक छोटा सा ऑफिस होता है, जहाँ टेबल, कंप्यूटर, स्क्रीन और भी बहुत कुछ लगे हुए हैं। ये वो सोल्जर और रॉ और पता नहीं क्या अलग अलग बड़ी बड़ी सर्विस के लोगों की मीटिंग पॉइंट है। अब वहाँ पर वो जो बाबा था ना, जिसने उस पहले सोल्जर को लिफाफा दिया था, वो जो बाकी के 5 से 6 लोग आए हैं, उन लोग को बताता है मुंबई में एक जगह खतरा है, वहाँ देखो ये मेरे सोल्जर जा रहे हैं उस खतरे को रोकने और टेररिस्ट को मारने। अब वो पानी के अंदर बिना किसी इक्विपमेंट के 7 से 8 मिनट तक तैर सकते हैं, सांस लेने की जरूरत नहीं, दम भी नहीं घुटेगा, और इनको अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन की भी जरूरत नहीं है। आहट सुन के खतरे को भाप लेते हैं। वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और मार्वल डीसी के पास जितने सुपर हीरोज हैं ना, उन सब की पावर्स है इन सोल्जर्स में। अब इतना सब कुछ बताता है वो बाबा का कैरेक्टर। तो एक आदमी पूछता है, वो लोग को गोली लग गई तो क्या हो? अब एक तो इसका सवाल ही गलत है। खैर, वो जवाब देता है, इंसान ही है, नॉर्मल इंजरीज तो ऑटोमेटिक हील हो जाएगी, ऑर्गन्स भी ग्रो करेंगे। फिर वो लोग भड़क जाते हैं, ये तूने हमको बताया नहीं, ऐसा करना गलत है। तो वो एक्सप्लेन करता है सीक्रेट प्रोग्राम का मतलब ही क्या हुआ, अगर बता दो तो। फिर ये उस सीक्रेट प्रोग्राम को लीड करने वाले सोल्जर, जो वो कर्नल थे ना, जो शुरू में दिखाया गया था, उनको इंट्रोड्यूस करता है। इन सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी इन्होंने ही दी है, भले ही इनको एक आंख से दिखता नहीं है फिर भी। और डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, जिसने वो सीरम बनाई है, जिससे ये आम इंसान मार्वल डीसी के सुपर हीरोज बन गए हैं। फिर सब पेपर पे साइन करते हैं और फोटो खिंचाते हैं। फिर नेक्स्ट शॉट वो कर्नल की वाइफ को दिखाते हैं, जानकी नाम है उनका। वो प्रेग्नेंट है, क्रिटिकल कंडीशन में है। तो वो मना करते हैं कि तू बच्चे को दुनिया में मत आने दे, नहीं तो तुम मर जाएगी। ये नहीं मानती, नहीं मैं सोल्जर की बीवी हूँ, मैं मौत से नहीं डरती। तो फिर कर्नल इमोशनल होता है और अपने लैब में जाके वो सुपर सोल्जर सीरम चोरी कर लेता है और अपनी बीवी जानकी को पिला देता है। एक तो पता नहीं पिलाना है कि लगाना है, कुछ एक भी सीन ऐसा है ही नहीं जो इस चीज की प्रैक्टिकलिटी पे जाए। खैर, तो वो बेहतर होने लगती है। फिर नेक्स्ट शॉट, वो सुपर सोल्जर्स जो थे, उनमें से 3 लोग मर गए उस सीरम की वजह से। और इस वजह से बाबा को और कर्नल को लोग गालियां दे रहे हैं, तुम लोग अच्छे से चेक नहीं किए, हड़बड़ी किए, तुम लोग की वजह से ये लोग मारे गए, ये वो कर्नल रोते हुए सीधा हॉस्पिटल चला जाता है और ऑपरेशन थिएटर में जानकी बच्चे को जन्म देने वाली होती है और डॉक्टर बताती है कंडीशन खराब है, ये बच नहीं पाएगी। फिर वो बाबा पीछे से हॉस्पिटल आ जाता है, कर्नल को बोलता है कि चोरी करके गलती कर दी आपने, इनकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे, पर मैं जेल जाने नहीं दूंगा आपको। अब वो बच्चे में जेनेटिकल सुपर सोल्जर सीरम है, तो वो बच्चा देश का बच्चा हुआ, उसको मैं लेके जाऊंगा, ऐसा बोलता है वो, और लेके चला भी जाता है। फिर वो डॉक्टर उसको बताती है कि तुम्हारे बच्चे को वो लोग ले गए। तो ये उन लोगों को रोकने जा रहा होता है। फिर डॉक्टर उसका हाथ पकड़ के उसको दूसरे कमरे में ले जाती है और फिर डॉक्टर उसको बताती है कि जानकी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, ये तुम्हारा दूसरा बच्चा। जानकी को पता था पर आपको बताने से मना किया था उसने, और आप लोग की बात सुन ली थी मैंने, तो इसको छुपा दिया। अब ये ट्विस्ट जुड़वा बच्चों का वैसे तो 26 साल बाद रिवील होता है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कर्नल हॉस्पिटल में आता है और ऑपरेशन थिएटर रूम में झांकता है डोर के ग्लास से, तो जानकी का पेट हमको दिखाया जाता है। तो अगर तुम थोड़े भी जानकार हो ना, तो इतना बड़ा पेट देख के तुमको पहले ही पता चल जाएगा कि जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। और ये भी नहीं तो टीजर ट्रेलर देख के कहानी का अंदाजा तो वैसे भी पहले ही लग गया था। खैर, अब वो कर्नल बाबा के पास जाता है और बोलता है मेरी बेटी मेरे को वापस कर दे। ये बोलता है कि वो तो मर गई। तो ये बोलता है अब से मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं ये आर्मी की नौकरी छोड़ रहा हूँ। और वो मरी हुई बच्ची को लेकर चला जाता है और वो जो दूसरी बच्ची थी उसको स्पेन में उसके रिलेटिव है उनके पास छोड़ देता है, तुम लोग पालो पोसो, ट्रेनिंग दो और उसको बड़ा करो। अब ये आर्मी की नौकरी छोड़कर रॉ का मेन हेड बन जाता है, क्योंकि कर्नल लूथरा जो एजेंट कबीर के सबसे खास थे वो वॉर 2 में मारे गए थे, तो उनकी जगह ये आ गए वहाँ पे। तो अब कोर्ट मार्शल हो जाता है वो बाबा का, क्योंकि सीरम को अच्छे से टेस्ट नहीं किया और जल्दबाजी करी करके उसको फोन से तो बहुत दूर किसी जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये रोते हुए बोलता है कि
मेरी जरूरत पड़ेगी आप लोग को, गलत कर रहे हो आप लोग, ये वो। फिर वो उस जगह जाता है और एक आदमी को फोन लगा के सारी सर्चिंग बिठाता है पैसे और जगह की। तो राजस्थान के किसी अबेंडेंट जगह को ये लोग फाइनल करते हैं और वहाँ वो डॉक्टर भी आ जाता है और फिर दिखाते हैं वो मरा हुआ बच्चा दूसरा था, असली वाला छुपा कर रखा है। फिर रोज उसको ट्रेनिंग करते हैं, बड़ा करते हैं, बीच बीच में खून निकाल कर टेस्ट करते हैं कि ये भी मर तो नहीं जाएगी, इसको सीरम अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। बस भाई, वो आलिया भट्ट है, स्पेन वाली लड़की इसकी बहन सरवरी वाघ है, बॉबी देओल का कैरेक्टर पाकिस्तानी सोल्जर है और वो इंडिया 26/11 मुंबई अटैक के टाइम पे कराची और काच के बीच पानी के रास्ते से आया था। और 26/11 और बाकी पाकिस्तानियों की तरफ से इंडिया में जितने भी हमले हुए, इन सिलसिलों को बॉबी देओल के कैरेक्टर ने ही स्टार्ट किया था। और लास्ट में वो मर जाएगा, तीनों बाप बेटी मिलकर उसको बहुत पेलते हैं। बहुत जल्दी आलिया के कैरेक्टर को आधा सच समझ आ जाता है। फिर बाकी के आधे सच में से जो थोड़ा सा सच है वो बॉबी देओल अनिल कपूर को बताता है और वो सरवरी वाघ को बताता है। और फिर शर्वरी और अनिल कपूर आलिया के साथ मस्त फाइट करते हैं और उसको भी आधा सच बता देते हैं। और फिर जो लास्ट का बचा हुआ थोड़ा सा सच है ना, वो बॉबी देओल क्लाइमेक्स में बता देता है कि वो पाकिस्तानी सोल्जर है, उसने ये सब ट्रेनिंग ली थी, ये किया था, वो किया था, वो इस तरीके से इंडिया आया, ये सब हमले करवाए और फिर तुम लोगों का खास बन गया और सोल्जर बन गया, ये वो। और एक यूजलेस फालतू का कैमियो है एजेंट जादू उर्फ कबीर, ऋतिक रोशन का, जो कि होने नहीं होने से कोई मतलब का था नहीं। 2 घंटे से ऊपर की पिक्चर है जो झेले नहीं झिला रही थी, ऊपर से लिखने भी नहीं हो रहा है। इतना दिमाग खराब हो गया मेरे इस मूवी को देख के, इसलिए आधी स्टोरी बता दिया तुमको, फाइनल भी बता दिया, ताकि तुम्हारा दिमाग खराब ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, टाइम बर्बाद ना हो और तुमको ये मूवी देखनी ही ना पड़े। अब देखो, गाने इसके ठीक हैं, धुरंधर से थोड़ा तो इंस्पिरेशन लिया है इन लोग ने। बिकनी शॉट्स, डांस, एक्सोटिक बीच लोकेशन वगैरह भी है, क्लीवेज भी है और टाइट योगा पैंट्स और क्या क्या होता है वो सब पता नहीं यार मेरे को, तो वो सब भी पहना हुआ है। आलिया और शर्वरी के कपड़े ऐसे हैं, इतने टाइट हैं कि उनके एस क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। मतलब वो टाइट फिटिंग आती है ना, एस बड़े बड़े दिखते हैं चिपके हुए एकदम वैसे। और कई बार शर्वरी ब्रा में ही रहती है, ऊपर से लूज ब्रा से एकदम थोड़ा सा नीचे वाला टी शर्ट पहन के घूमती है। वो जो जाली जाली वाले आते हैं ना, और भी ऐसे कुछ जो एकदम शॉर्ट होते हैं वैसा सब। तो मतलब ब्रा और वो बूब्स के क्लीवेज वगैरह भरपूर देखने को मिलते हैं। आलिया का भी ब्रा सीन है, ब्रा पेंटी सीन है दोनों का। एक जगह जाना होता है इन दोनों को, जहाँ कबीर इनका इंतजार कर रहा होता है, पता नहीं क्यों कर रहा होता है, कुछ करता तो है नहीं उनके जाने पर रोला मारने के अलावा और देखने के अलावा। तो खैर उसके पास जाने के लिए 72 घंटे लगते हैं। तो ये लोग नहाते, नाचते, इमोशनल होते, लड़ते झगड़ते, कपड़े उतार के ब्रा पेंटी दिखाते 66 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहाड़ चढ़ जाते हैं ऐसे कपड़ों में बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के। और VFX CGI तो YRF का हमेशा से ही खराब रहा है, वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। एक AC वाले कमरे में ग्रीन स्क्रीन लगाई, पूरी पिक्चर शूट कर डाली। और क्रोमा की का कितना गंदा यूज़ किया है इन लोगों ने। VFX CGI शॉट्स तो खराब हैं ही, लेकिन ये ग्रीन स्क्रीन का यूज़ भी ढंग से नहीं किया इन लोगों ने। फ्रेम्स में क्लियरिटी दिखती है। स्टोरी कॉन्सेप्ट उदय चोपड़ा का है। अब जिससे खुद का करियर नहीं संभाला गया, उसको तुम YRF स्पाई यूनिवर्स की किस्मत लिखवा रहे हो, और वो भी धुरंधर जैसी बेस्ट स्पाई मूवी आने के बाद। तो क्या ही उम्मीद करें इनसे। रणवीर सिंह की बेफिक्रे, शाहरुख खान की फैन और आमिर खान की धूम 3, ये जो तीनों फिल्मों के नाम है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं शिव रवेल, जिन्होंने द रेलवे मैन सीरीज को डायरेक्ट किया था। वो इस अल्फा मूवी के भी डायरेक्टर हैं और उनका डायरेक्शन भी YRF की स्पाई यूनिवर्स के करियर की तरह ही है। ढेर सारे गैग्स, कभी अप्स तो कभी डाउन, पर परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं। फ्लैट सी लाइटिंग, वर्स्ट स्क्रीन प्ले, वाहियात एक्टिंग और जो मजाक बनाया है हरियाणवी भाषा का, 2 कौड़ी की सिनेमेटोग्राफी, दुनिया भर के फिल्मों के सीन्स और स्टाइल को कॉपी करना, सभी एक्टर्स का अपनी पिछली फिल्मों के जैसा सेम काम, एक्सप्रेशन और एक्टिंग करना, वही टिपिकल YRF बिकनी स्पाई यूनिवर्स फॉर्मेट, प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन और क्लाइमैक्स, कोई माइंड ब्लोइंग मोमेंट नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, किसी ने ढंग की एक्टिंग तक नहीं की है, वही गंदा सा वायर वर्क जो आज के टाइम देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए मूवी मॉकटेल मीटर के हिसाब से स्किप है। तुम क्या सोचते हो, देख लिए हो या देखने वाले हो? और अपनी राय सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पूरी आज़ादी है। मेरा वीडियो, मेरा रिव्यू, मेरा ओपिनियन जैसा भी लगा हो सब कुछ कमेंट करके जाना। और इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। गाली देने का, प्यार लौटाने का, ओपिनियन शेयर करने का, तारीफ करने का मन करे तो कमेंट करते जाना। वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करते हुए जाना। अपनी सेहत का ध्यान रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते जाना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।